6 तक का प्रश्न हमने कंप्लीट किया है। हम कर रहे हैं रेफरेंस बुक जो आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, इन सारे बुक में से जो तुम्हारे गुणनखंड पर में और शेषफल पर में भी प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर तुम देखो इन सारे प्रश्नों को करते हो ना, हम बोलते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करते हो ना, तो तुम्हारा माइंड जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। कभी भी तुम्हारे सामने प्रश्न आएगा तो उन सारे प्रश्नों को कर सकता है। हाँ, मेहनत तो लगता ही है, और तुमको पता होना चाहिए बिना मेहनत का कोई भी काम ना होता है, और सोचना भी मत, है ना। एक होता है, देखो कई बार ऐसा बोला जाता है कि स्मार्ट वर्क, क्या बोला जाता है, स्मार्ट वर्क। अब देखो ये जो स्मार्ट वर्क शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है। स्मार्ट वर्क का है कि सपोज हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक बड़ा सा क्वेश्चन है, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, और इसको हम एकदम बिल्कुल आसान तरीकों में सोल्व कर दें। तो तुम एक बात बता दो कि ये जो स्मार्ट वर्क निकल के आता है ना, ये कहां से निकल के आता है। ये बेसिकली यहाँ पर किसी ना किसी का हार्ड वर्क ही है, किसी ना किसी का हार्ड वर्क ही है। क्योंकि जो आदमी तुमको सपोज तुमको कोई अच्छा तरीका बता रहा है सवाल बनाने का, तो वो पहले जो है ना हार्ड वर्क किया होगा, जाने कितने ही बार किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, उस पैटर्न पे कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, फिर जाके उसके दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट आया, भाई इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से कर सकते हैं, नए तरीके से, इस प्रश्न को हम इस नए तरीके से कर सकते हैं, तब स्मार्ट वर्क बना। ठीक है, अब तुम उस आदमी के बताए गए स्मार्ट वर्क का तुम यूज कर रहे, अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन इजीली बन जाता है तो अच्छी बात है। बट अगर तुम हार्ड वर्क करना नहीं जानते हो, तो उस आदमी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते हो जो तुमको बता रहा है। इसलिए अगर तुम चाहते हो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा क्या हो, नॉलेज हो, है ना, तुम भी कोई नया ना तरीका क्वेश्चंस को करने का कोई नया तरीका निकाल पाओ, तो उसके लिए जरूरी है हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क, दोनों ही साथ साथ जरूरी है। बातें क्लियर है, चलो। तो 7वें नंबर का प्रश्न है, और जरा देखिए, प्रश्न बिल्कुल सेम होने वाला है, थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर देखना जरा। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना है, एक बहुपद एफ ऑफ एक्स है, और एक बहुपद यहाँ पर जो बहुपद दिया है, इससे पहले जितने भी बहुपद हमने देखा है वहां पर एक घात वाला बहुपद था, और बताना था कि जो जी ऑफ एक्स है एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। यहाँ पर हमारे पास दो घात वाला बहुपद है जी ऑफ एक्स, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे आओ जरा बात करें, है ना। बेसिकली कहने का मतलब बस इतना है कि सपोज हमको जो है ना 30 में भाग देना है, 30 का गुणनखंड 15 है या नहीं ये बताना है। तो इसको या तो डायरेक्टली हम 15 से भाग देके बता सकते हैं, 15 से भाग देके, या ऐसे भी बता सकते हैं कि 15 का गुणनखंड 3 और 5 होता है, तो 3 से भाग देंगे अगर शेष 0 आना चाहिए, फिर 5 से भाग देंगे शेष 0 आना चाहिए। तो इस दोनों ही स्थिति में जो है ये क्या जी ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड हो जाएगा। तो बेसिकली करना क्या है, जी ऑफ एक्स 15 की जगह पर हमारे पास जी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 15 का गुणनखंड निकाला है, तो सबसे पहला काम तो हमको करना पड़ेगा जी ऑफ एक्स को का गुणनखंड निकालना है। तो जी ऑफ एक्स देखो यहाँ से गौर से दिया है कि जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालना है, और गुणनखंड निकालना तुमको आता होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और प्लस 2। ठीक है, अब बेसिकली हमने किया क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 और 2 को गुना करे तो प्लस में 2 हो रहा है। अब हमको बीच वाले यानी माइनस 3x को इस प्रकार से लिखना है कि गुना करके 2 आना चाहिए, 2x आना चाहिए, कितना आना चाहिए 2x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने के बाद माइनस 3x आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2x माइनस 2x और माइनस 2x और माइनस x को गुना करो तो ये प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो 2x स्क्वायर गुना करो ना, 1x स्क्वायर प्लस 2 तो 2x स्क्वायर आ गया, और बेसिकली माइनस 2x और माइनस x को जोड़ेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ से x कॉमन लेना है पहले वाले दोनों में से, तो x माइनस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेना है, तो x माइनस यहाँ से 2 हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 1। अब इसका अगर जीरोज निकाले शून्य, तो ये निकलेगा x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर निकलेगा 2, फिर x माइनस 1 बराबर 0, एक दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो x बराबर निकलेगा 1। ठीक है, तो बेसिकली अब जो गुणनखंड निकल के आ रहा है, ये देखो जी ऑफ एक्स बेसिकली तुम्हारा अब ये है, जी ऑफ एक्स तुम्हारा चेंज हो गया x माइनस 2 और x माइनस 1 में। अब अगर हमको दिखाना है कि जी ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड है, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि एफ ऑफ 2 बराबर 0 और एफ ऑफ 1 बराबर 0। ठीक है, तो आ जाओ, तो अब हमारे पास क्या है, अब
एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड जी ऑफ एक्स होगा यदि एफ ऑफ टू और एफ ऑफ टू बराबर 0 हो जाए और एफ ऑफ वन बराबर हमारा 0 हो जाए। तो आ जाओ निकाले। चलो जी, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब आ जाओ एफ ऑफ टू निकालेंगे तो एफ ऑफ टू रखेंगे। एफ ऑफ टू निकालने का मतलब है जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 रखेंगे तो 2 पर पावर 3 होगा माइनस 6 गुने 2 पर पावर 2 प्लस 11 गुने 2 और माइनस का 6। 2 पर पावर 3 तो ये 8 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4, 6 चौका 24 हो जाएगा, प्लस 11 दूनी 22 और माइनस का 6 हो जाएगा। देखो 22 8 30 आ रहा है, 24 और 6 कितना हो रहा है 30। 22 8 प्लस में 8 प्लस में 22 30, माइनस में 24 माइनस में 6 30, 30 और 30 कितना हो गया 0। तो मतलब यहाँ पर एफ ऑफ टू बराबर यहाँ पर आ रहा है हमारा 0। आगे आ जाओ, आगे बात करें जरा। चलो जी, हमारे पास बचा एफ ऑफ वन करना है। अब देखो यहाँ से पुनः यहाँ पर देखना जरा, एफ ऑफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब अगर एफ ऑफ वन निकालते हैं तो ये होगा 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 गुने 1 माइनस 6। ये होगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। अब देखना जरा, 11 और 1 प्लस में है तो ये 12 होगा और 6 माइनस में है तो ये भी 12 होगा। ये कितना हो गया 0। तो कहने का मतलब ये है कि एफ ऑफ वन बराबर भी यहाँ पर कितना हो रहा है 0 हो रहा है। अब यहाँ पर समझो कि हमने कहा था कि अगर एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू बराबर 0 निकलता है तो जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा और दोनों 0 निकल चुका है। अतः हम क्या लिख सकते हैं यहाँ एफ ऑफ वन बराबर 0 तथा एफ ऑफ टू बराबर 0। अतः जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा। क्लियर है बात?